इजराइल दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी और बेखौफ आर्मी के लिए मशहूर है। सर, कई किस्से ऐसे सामने आते रहते हैं जो बताते हैं कि इजराइल अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत में भी इजराइल के ऐसे कई सारे किस्से मशहूर रहे हैं और इन्हीं में से था एक ऑपरेशन एंटेबे, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा गया। 4 जुलाई 1976 को हुए इस ऑपरेशन को इजरायली इतिहास के सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशंस में से एक कहा गया है, जब अपनी नागरिकों की जान बचाने के लिए इजरायली फाइटर्स सबसे खूंखार शासक के देश में चले गए और अपने लोगों को बचा लिया। वो किस्सा क्या था और कैसे इजराइल ने ये कारनामा कर दिखाया, आइए जानते हैं। जून 1976 जगह इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के करीब फ्रांस की एयरवेज A300 एंड V4203 ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 246 पैसेंजर्स के अलावा क्रू के 12 मेंबर्स भी सवार थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद यह फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां इस प्लेन में 58 पैसेंजर के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 फलस्तीन लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए थे, जबकि 2 जर्मनी के रिवॉल्यूशनरी ब्रिगेड से रिलेटेड थे और इन्हीं आतंकवादियों को इस प्लेन का हाईजैक करना था। एथेंस से इस फ्लाइट ने जैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी, वैसे ही इन आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में आतंकवादी इस प्लेन को लीबिया के एक शहर बेंगाजी में लेकर गए, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया और 7 घंटे बेंगाजी में रुकने के बाद एक महिला के बीमार होने पर आतंकवादियों ने उस महिला को रिहा कर दिया। इन आतंकवादियों ने इस प्लेन को कई अरब देशों में इस प्लेन को लैंड कराने की डिमांड की, लेकिन इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से कई देशों ने एरोप्लेन की लैंडिंग को लेकर साफ इनकार कर दिया। 28 जून को दोपहर 3 बजे थक हार कर इन हाईजैकर्स ने प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। उस वक्त वहां का तात्कालिक तानाशाह ईदी अमीन था, जिसने इन हाईजैकर्स को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। आतंकवादियों के कहने पर ईदी अमीन ने अपनी आर्मी के खास फाइटर्स को हॉस्टेजेस की निगरानी के लिए डिप्लॉय कर दिया। लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी इजरायली पैसेंजर्स को पास के एक टर्मिनल में ले जाया गया और इधर इजराइल में हाईजैक की खबर आते ही खलबली मच गई। इमीडिएटली में इजरायली गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ एक मीटिंग रखी और इस दौरान डिसीजन लिया गया कि पहले आतंकवादियों की डिमांड्स को सुना जाएगा, इसके बाद इस पर कोई डिसीजन होगा। आतंकवादियों ने इजराइल की जेलों में बंद अपने तमाम साथियों को छोड़ने की डिमांड रखी। इतना ही नहीं, ये आतंकवादी विदेशों में बंद अपने साथियों को छुड़वाने और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए आतंकवादियों ने इजराइल को 48 घंटे का टाइम दिया था। अब जब हाईजैकर्स की डिमांड सामने आ गई थी, तब इजराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। इजराइल में हंगामा होने लगा और लोगों की मांग थी कि आतंकवादियों से बात कर लोगों को छुड़ा लिया जाए, लेकिन इजराइल की पॉलिसी रही थी कि वो कभी आतंकवादियों से बात नहीं करता। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री रबीन थे। जब कैबिनेट में डिस्कशन शुरू हुआ कि इन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि इजराइल और एंटेबे की दूरी काफी ज्यादा थी, ऐसे में शुरुआत में कोई बचाव ऑपरेशन चलाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। खुफिया सूत्रों से पता लगा कि युगांडा का जो तानाशाह है, उसको नोबेल पीस प्राइज की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश। तभी इजराइल ने ऑफर दिया कि सभी पैसेंजर्स को छोड़ दें तो इजराइल उनको ये सम्मान दिलवा सकता है, लेकिन इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। उसके बाद इजराइल ने बहुत सारे ऑप्शंस पे काम करना शुरू कर दिया। वहीं इन सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक्टिव हो चुकी थी और हाईजैकर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जा रही थी और किसी बचाव ऑपरेशन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। लगातार दिन पे दिन बीत रहे थे और कई तरीके के प्लान्स को बनाया जा रहा था। इस बीच हाईजैकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सभी हॉस्टेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहूदियों को अलग कर दिया और बाकी सबको अलग कर दिया, और इसके बाद जो गैर यहूदी थे उनको छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। इससे साफ हो गया था कि हाईजैकर्स का टारगेट सिर्फ और सिर्फ
इजराइल था। ऐसे में जो भी करना था अब वो इमीडिएटली ही करना था, क्योंकि अभी तक इजराइल की पॉलिसी सिर्फ आतंकवादियों के साथ कोई भी समझौता ना करने की रही है, जिसके कारण उन्होंने आतंकियों को उलझाने की एक चाल चली और इस डील को लेकर उन्होंने आतंकवादियों से बातचीत करना शुरू कर दिया। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंटेबे एयरपोर्ट से खुफिया इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। 30 जून को आतंकवादियों ने हॉस्टेज बनाए गए लोगों में से 48 लोगों को रिहा कर दिया। इनमें अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग थे। इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट के थ्रू पेरिस भेज दिया गया। इतने कम समय में इजरायली गवर्नमेंट और वहां की आर्मी ने खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर हाईजैकर्स से 4 जुलाई तक का समय मांग लिया, जिसके बाद आतंकवादियों को भरोसा हो गया था कि इजरायली गवर्नमेंट उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई है। इसीलिए उन्होंने गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। अब एंटेबे एयरपोर्ट पर केवल 94 इजरायली पैसेंजर्स के साथ कुल 116 लोग ही हॉस्टेज बचे हुए थे। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे दी। इस दौरान मोसाद ने गैर इजरायली हॉस्टेजेस से मिलकर कई इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त कर ली, जिससे इजराइल के पास आतंकवादियों की तादाद और उनके हथियारों के बारे में पता लग गया था। इसके अलावा मोसाद को यह भी पता लगा कि एंटेबे एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को इजराइल की एक कंपनी ने ही बनाया था। अब इजरायली गवर्नमेंट ने उस कंपनी से ब्लूप्रिंट को लेकर इस मिशन में शामिल सभी कमांडो को बिल्डिंग के नक्शे के बारे में समझा दिया, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो उस कंपनी के पास होता है। तो इसका फायदा इजरायली गवर्नमेंट ने उठाया। 3 जुलाई को ही इजराइल से 100 कमांडो के 10 C-130 सुपर हरकुलिस विमानों के साथ युगांडा के एंटेबे के लिए उड़ान भरते हैं। इन विमानों में उन्होंने काली मर्सिडीज कारों के एक दस्ते को भी लोड किया था, क्योंकि उस समय युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कार से ही चलता था। इसीलिए आतंकियों और युगांडा की सेना को भ्रमित करने के लिए इजराइल ने ये चाल चली। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिसमें एक में मेडिकल टीम थी और दूसरे में जो पैसेंजर्स थे उनको वापस लाया जाना था। जैसे ये विमान रात में युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पे उतरे, वही काली मर्सिडीज कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ चला। लेकिन इजरायली कमांडो को यह नहीं पता था कि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं था, वो किसी विदेश यात्रा पर गया हुआ। ऐसे में इजराइल की पोल खुल गई, लेकिन बिल्डिंग की पूरी इंफॉर्मेशन होने के कारण कमांडो तेजी से हॉस्टेजेस के पास पहुंचे और हिब्रू भाषा में बोले लेट जाओ, जिससे जो इजरायली हॉस्टेजेस थे वो समझ गए कि इजरायली कमांडो आ चुके हैं। इस कार्रवाई में सभी हाईजैकर्स और युगांडा के लगभग 50 सोल्जर्स मारे गए, जबकि इजराइल के 3 हॉस्टेजेस की मौत हुई। वहीं आते वक्त इजरायली कमांडो ने युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर खड़े सभी फाइटर प्लेन्स को बम से उड़ा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर और वर्तमान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई थी। दूसरे देशों में सफल ऑपरेशन के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली आर्मी की जमकर तारीफ हुई। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को दुनिया के सबसे साहसी और सफल बचाव ऑपरेशंस में से एक माना। इसने साबित किया है कि इजराइल अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया ने देखा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की आर्मी कितनी बेखौफ और ताकतवर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की, जिसने आतंकियों को करारा जवाब दिया और पूरी दुनिया में इजरायली ताकत का लोहा मनवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।